अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एक सवाल है, वो है हार्ट फेलियर के ऊपर। क्योंकि बदकिस्मती से हर गुज़रते दिन के साथ हमारे सामने अब बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं हार्ट फेलियर के, जो निस्बतन नौजवान लोगों में हैं, जिनकी उम्रें 30 से लेकर 50 के दरमियान है और उनको बदकिस्मती से हार्ट फेलियर की पोजीशन का सामना है। हार्ट फेलियर कहते किसे हैं? जब आपका दिल जो है वो आपके पूरे जिस्म को खून मुहैया ना कर सके प्रॉपर तौर पे, तो उसको हम कहते हैं कि हार्ट जो है वो फेल हो चुका है। ये दो किस्म का होता है। एक को हम कहते हैं सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का मतलब है कि जब आपका दिल पंप प्रॉपर ना करे, तो इसको सिस्टोलिक हार्ट फेलियर कहते हैं, जो अक्सर देखने में आता है जिनको दिल के अटैक हुए होते हैं, तो इस तरह के लोगों में। दूसरा होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर उसे कहते हैं कि जब आपका दिल जो है उसके चैम्बर इतने छोटे रह जाएं, खाने के दिल के पट्टे क्योंकि बहुत बड़े हो चुके होते हैं, तो उसकी वजह से वो प्रॉपर उसकी फिलिंग नहीं होती, वो भरते नहीं है चैम्बर। जब वो भरते नहीं है तो जाहिर है कि वो फेंकते भी ज़्यादा खून नहीं है जिस्म को। इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। और ये बड़ी मिसाल है जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, तो उनमें अक्सर आम तौर पे ये चीज़ें हमें देखने में मिलती हैं। इसके अलावा भी जो हार्ट फेलियर को हम तकसीम कर सकते हैं, एक है लेफ़्ट साइड का हार्ट फेलियर, जो कि मेन हार्ट फेलियर जिसको हम कहते हैं, कि जिसमें लोगों को सांस चढ़ जाता है। रात को जब वो लेटते हैं तो उनको सांस ख़राब हो जाता है, या वैसे भी लेटने से उनको सांस ख़राब हो जाता है, वरना रात को आधी रात को उनकी आँख खुलती है कि वो सीधे होकर नहीं लेट सकते, इसलिए उनको तकियों की मदद से बेड पे लेटना पड़ता है। तो ये जो सांस की खराबी होती है, या दिल की धड़कन का तेज़ होना होता है, या बिल्कुल यानी घबराहट का होना होता है, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। एक होता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर, जिस तरह नाम से भी जाहिर है कि राइट जो बड़ा चैम्बर है, जिसको हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं, जब उसका हार्ट फेल होता है, जो बाज़ का तो दिल के अटैक की वजह से हो सकता है, बाज़ का तो वो फेफड़ों की वजह से जो खून की नाली राइट साइड से फेफड़ों की तरफ खून लेके जाती है, उसकी क्योंकि तंगी हो जाती है पल्मोनरी आर्टरी की, जिसको हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये वो मरीज़ होते हैं जिनको जब राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो उनके पैर सूजते हैं, उनके जो मैदे में दर्द रहना शुरू हो जाता है, उनकी जिगर जो है उसके ऊपर भी उसका असर पड़ता है, और आम तौर पे उल्टियों का ये मसला इनको चलता रहता है, क्योंकि जो हमारी आंतें हैं उनके ऊपर भी, उनमें भी पानी इकट्ठा होता है। तो राइट साइडेड जो हार्ट फेलियर होता है उसका जो ताल्लुक होता है वो जिगर से या पाँव के सूजने से अक्सर ये मरीज़ हमारे सामने आते हैं। तो ये जो हार्ट फेलियर्स हैं दोनों टाइप के, तो ये क्योंकि पाकिस्तान में इनकी तादाद बढ़ रही है और निस्बतन नौजवान लोगों में बढ़ रही है, तो इस पर अक्सर लोगों के फिर कुछ सवालात होते हैं। एक तो दोस्तों, ये एक सबसे ज़्यादा जो बात आजकल की जा रही है वो एक नई दवाई की जा रही है, उसको हम SGLT2 कहते हैं, इनहिबिटर, यानी सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर। ये एक ऐसी दवाई है जो शुगर के मरीज़ों में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ, लेकिन अब जो है वो दिल के फेलियर के मरीज़ों के लिए ये बहुत बड़ी दवाई करार दी जा रही है या दी गई है, क्योंकि करती ये है कि ये हमारे गुर्दों से नमक को यानी सोडियम को और ग्लूकोज को यानी मीठा जो होता है उसको निकालती है। तो शुगर के मरीज़ों को तो फ़ायदा होना ही होना होता है, लेकिन जब ये दोनों निकलते हैं तो अपने साथ पानी को भी लेके जाते हैं, जिसकी वजह से जो हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं उनको बहुत फ़ायदा हो जाता है। अब सवाल जो पूछा जाता है अक्सर लोगों की तरफ से कि क्या वो लोग जिनको शुगर तो ना हो लेकिन वो हार्ट फेलियर के मरीज़ हों सिर्फ, तो वो ये दवाई ले सकते हैं? तो इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि वो लोग जिनको चाहे शुगर का मसला ना हो लेकिन वो हार्ट फेलियर के मरीज़ हों, तो वो ये जो दवाई है जिसमें डेपाग्लिफ्लाजोन है, एम्पाग्लिफ्लाजोन है, और भी इस तरह के मुख्तलिफ जेनरिक नाम हैं, तो वो दी जा सकती है। क्योंकि जो 2022 की नई गाइडलाइन आई हैं हार्ट फेलियर के ऊपर, जो 2013 के बाद पहली दफ़ा अब रिवाइज़ हुई हैं इतने अरसे के बाद, तो उसमें टॉप पे यही बात की गई है कि वो तमाम लोग जिनकी इजेक्शन फ्रैक्शन कम होती है, वो क्या इजेक्शन फ्रैक्शन कम होती है कैटेगरी, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ इसके बाद। तो वो लोग जिनमें इजेक्शन फ्रैक्शन कम होती है, तो वो लोग 4 किस्म की दवाइयाँ लेते हैं, यानी वो इजेक्शन फ्रैक्शन जो 40% से कम हो जाए उसको हम कहते हैं कि ये हार्ट फेलियर का मरीज़ ऐसा है कि जिसमें इजेक्शन फ्रैक्शन कम है या सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है। तो 4 वो दवाइयाँ कौन सी होती हैं जो इन लोगों को तो ज़रूर देनी चाहिए? उसमें है बीटा ब्लॉकर दवाइयाँ हैं जो अक्सर आप सुनते रहते हैं, मेटोप्रोलोल है, कार्बिडिलोल है, और इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीटा ब्लॉकर्स हैं। दूसरा फिर है कि हम उनको मिनरलोकॉर्टिकाइड जो है वो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं, जिसमें स्पाइरानोलैक्टोन एक बड़ी मशहूर दवाई है, ये दूसरी दवाई होगी। तीसरी टाइप की हम पहले जो हमेशा देते रहे हैं वो हैं ACE इनहिबिटर हैं, ARBs हैं, ARNI है यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर इनहिबिटर हैं, और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर और नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर हैं, जिसको हम सेक्यूबिट्रल और वेलसर्टन बड़ी मशहूर है ये देते हैं। ये 3 कैटेगरी हैं। लेकिन अब
बताया गया नई गाइडलाइन में कि वो लोग जिनकी इजेक्शन फ्रैक्शन 40% से कम होती है तो उनको फिर ये जो SGLT2 इनहिबिटर हैं ये भी उनकी बुनियादी दवाइयों में से हैं। एक तो ये नई गाइडलाइन है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन वो पावर होती है जिसके साथ आपका लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे जिस्म में खून को भेजता है। वो लोग जिनकी इजेक्शन फ्रैक्शन 40% से कम हो तो वो कहते हैं कि इनकी रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन है, यानी हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। वो लोग जिनकी इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो 41 से लेकर 49% तक होती है तो उनको कहा जाता है कि हार्ट फेलियर विद माइल्डली रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। और वो लोग जिनकी इजेक्शन फ्रैक्शन 50% या उससे ज़्यादा हो तो उनको कहा जाता है कि हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। ये कैटेगरीज को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये सवाल पूछते हैं कि क्या एक दफ़ा जब इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए तो उसमें बेहतरी आती है। बिल्कुल दोस्तों, जब अगर दवाइयों पे जो भी डॉक्टर की आप दवाइयाँ हैं अगर आप वो जारी रखें, डॉक्टर को बाकायदा आप दिखाते रहें, यानी हार्ट फेलियर के आप पेशेंट है, आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन 40% से कम है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बिल्कुल होते हैं कि ये जो जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो इम्प्रूव हो जाती है, वो बढ़ जाती है। इसीलिए एक और कैटेगरी जिसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर विद इम्प्रूव्ड इजेक्शन फ्रैक्शन भी सामने आई है। लेकिन ये सख्ती से इन मरीजों को कहा जाता है कि अगर आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन कम थी, आप दवाइयाँ इस्तेमाल करते थे, आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन बेहतर हो गई है तो आप पे फ़र्ज़ है कि आप इन दवाइयों को फिर भी जारी रखेंगे ताकि ये फिर मसला दोबारा ख़राब ना हो। तो ये बड़ी अहम बात है आप लोगों के लिए जानने के लिए। अब जो SGLT2 के बारे में फिर मज़ीद बात की गई है ये जो नई गाइडलाइन में, उसमें ये बताया गया है कि वो लोग जिनकी जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो बेहतर है, वो माइल्डली रिड्यूस्ड है या उनकी जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो बेहतर हुई है या प्रिजर्व है तो उनमें फिर SGLT2 देना चाहिए। दोस्तों ये जो रिकमेंडेशन जो दोबारा कही गई हैं इनमें एक इस्तेमाल हुआ है जो लेवल ऑफ रिकमेंडेशन, जो क्लास ऑफ रिकमेंडेशन या लेवल ऑफ रिकमेंडेशन और ख़ास तौर पे से कहते हैं क्लास ऑफ रिकमेंडेशन COR। ये 3 कैटेगरी में उन्होंने तकसीम किया। एक होता है क्लास ऑफ रिकमेंडेशन 1 कि इसको फ़ायदा ही फ़ायदा है दवाई देने का। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी शख्स जो हार्ट फेलियर का मरीज़ हो वो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए या नहीं, तो क्लास ऑफ रिकमेंडेशन है 1 कि करना चाहिए, उसको फ़ायदा ही फ़ायदा है। सबसे बुरी है क्लास ऑफ रिकमेंडेशन 3 कि फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। मसलन हार्ट फेलियर के पेशेंट को अगर नाइट्रेट्स देते हैं तो पहले हम देते थे रूटीन में, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं नुकसान है, इसे कहता है क्लास ऑफ रिकमेंडेशन 3। दरमियान की जो क्लास ऑफ रिकमेंडेशन है वो 2 है कि फ़ायदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसको फिर 2 में तकसीम किया गया है, एक है 2A, एक है 2B। 2A का ये होता है कि चांसेस यही हैं कि फ़ायदा हो जाएगा, 2B का मतलब है कि चांसेस यही हैं कि फ़ायदा शायद ना हो। अब ये क्यों मैंने जिक्र किया क्लास ऑफ रिकमेंडेशन कि वो तमाम लोग जिनकी इजेक्शन फ्रैक्शन 40% से कम ना हो लेकिन वो हार्ट फेलियर के पेशेंट हों तो उनमें जो SGLT2 है उसकी क्लास ऑफ रिकमेंडेशन है 2A के चांसेस यही हैं कि इन मरीज़ों को फ़ायदा होगा। लेकिन जो इसके अलावा 3 दवाइयाँ हैं जिसमें ACE इनहिबिटर की मैंने जिक्र किया, ARBs का जिक्र किया, ARNI का जिक्र किया और इसके अलावा फिर जो बीटा ब्लॉकर्स हैं और MRA हैं तो वो हैं क्लास 2B के को ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। तो ये अहमियत है जो SGLT2 इनहिबिटर्स की, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए इस बात की। तो ये जो दवाई है ये बड़ी अहम है और इसके बारे में आपको मालूमात लेनी चाहिए क्योंकि जो नई रिकमेंडेशन आई हैं वो लोगों को बहुत फ़ायदा दे रही हैं। पहले हम कहते थे कि 4 किस्म का हार्ट फेलियर होता है जिसको हम न्यूयॉर्क हार्ट फेलियर क्लासिफिकेशन हमने तकसीम किया हुआ था। एक नंबर 1 पे कौन सी थी कि जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं होती। नंबर 2 पे जो आती थी वो क्लास वो कौन सी थी कि जिसमें बहुत ज़्यादा अगर आप काम करेंगे तो फिर आपको अलामात आएंगी। नंबर 3 पे वो था कि आप हल्का सा भी काम करेंगे तो आपको अलामात आएंगी, यानी सांस चढ़ जाएगा, आपको चेस्ट पेन शुरू हो जाएगा। और क्लास 4 जो थी न्यूयॉर्क हार्ट क्लासिफिकेशन में वो थी कि जिसमें आपको बैठे हुए भी सांस चढ़ जाता है। लेकिन अब जो नई रिकमेंडेशन आई हैं उन्होंने हार्ट फेलियर को A, B, C और D में तकसीम किया है। A को उन्होंने कहा है कि एट रिस्क हार्ट फेलियर। एट रिस्क का मतलब है कि किसी को दिल का मसला नहीं है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ नहीं है, लेकिन वो शुगर का मरीज़ है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, उसकी खून की नालियों में क्लॉट है लेकिन आगे भी हार्ट को डैमेज नहीं हुआ, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ नहीं है, उसकी फैमिली की हिस्ट्री है, तो इसको कहते हैं कि ये शख्स जो है ये एट रिस्क है ऑफ हार्ट फेलियर। कैटेगरी B है प्री हार्ट फेलियर। प्री हार्ट फेलियर क्या है कि किसी को दिल का अटैक हो चुका है, उसको स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ है लेकिन अभी तक उसको अलामात नहीं आना शुरू हुई, तो इसको हम कहते हैं कि प्री हार्ट फेलियर।
ये जो पहली दो कैटेगरीज हैं ए और बी, इसका मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों को बेहतर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइफस्टाइल में तब्दीलियाँ लाई जाएँ ताकि उस शख्स को हार्ट फेलियर में जाने से बचाया जाए। तीसरी जो है वो सी है, नई जो क्लासिफिकेशन में, उसे कहते हैं कि सिम्टोमेटिक हार्ट फेलियर, कि जब किसी को अलामात आना शुरू हो जाए तो दवाइयों को फिर तब्दील किया जाता है उन अलामात को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने के लिए। और जो डी है वो है कि बैठे हुए भी, यानी एडवांस्ड हार्ट फेलियर हो चुका है कि कोई शख्स बैठा है तब भी उसको जो अलामात आ रही हैं। कैसे पता चलता है कि किसी को सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है या डायस्टोलिक? क्योंकि एक ही तरह ये मरीज़ जो हैं डॉक्टरों के पास आते हैं एक ही तरह की अलामात के साथ। तो पता कैसे चलेगा? पता दोस्तों ऐसे चलेगा कि अगर इन लोगों का एकोकार्डियोग्राफी की जाएगी तो उससे बहुत हद तक पता चल जाता है कि किसी का, क्योंकि एकोकार्डियोग्राफी या दिल का अल्ट्रासाउंड जो है वो आपके पट्ठों की हरकत बताता है, उससे पता चल जाता है कि किसी को सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है या डायस्टोलिक। लिखा भी होता है कि आपको ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, या फिर आपको सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है, आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन कितनी है। क्योंकि इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल हो या 40% से ज़्यादा हो और बार बार कोई शख्स हार्ट फेलियर में जा रहा हो तो उसको सांस की खराबी हो रही हो, उसको फेफड़ों में पानी दाखिल हो रहा हो, या वैसे भी उसको सांस के अलामात खराबी की आते हो, तो फिर उसका डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के बारे में जांचना ज़रूरी है, जो कि एको से बहुत जल्दी पता चल जाता है। इसके अलावा एक और टेस्ट करवाते हैं जिसको हम कहते हैं BNP, यानी बी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। किसी का ये टेस्ट अगर 100 पिकोग्राम पर ml से ज़्यादा हो तो कहा जाता है कि चांसेस यही हैं कि ये जो सांस की खराबी है ये दिल की वजह से है, ना कि किसी और वजह से। तो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की रिकमेंडेशन है ये आपने कोशिश करें कि इनको गूगल पे सर्च करें, इनको पढ़ें। मैं भी इनका कोशिश करता हूँ कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँ तो आप उसको ज़रूर देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और कोई वीडियो ऐसी है जो दूसरों को फ़ायदा दे सकती है तो प्लीज़ उसको दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दीजिए करें। इसके अलावा जो है आप मेरा मेन चैनल भी विज़िट कर सकते हैं, डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, और सवालों जो आपका सिलसिला जो रोज़ाना की बुनियादों पे अब मैंने शुरू किया है उसको अगर आपने फॉलो करना है तो मेरा डॉक्टर मोहम्मद अफजल जो चैनल है, ये सिर्फ मेरे 3 चैनल हैं, तो आप उसको विज़िट कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और उसको ज़रा फॉलो भी करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।